बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिपिड्स का आखिरी ग्रुप पढ़ेंगे जिसको टर्पेनॉइड्स कहते हैं। टर्पेनॉइड्स पढ़ के हमें लिपिड्स के बारे में दिया हुआ एक बयान या एक जुमला समझ में आएगा। लिपिड्स को हमने कहा था हेटेरोजीनस ग्रुप। तो अभी तक जितने लिपिड्स हमने पढ़े उनमें तो हम आहंगी थी ना, ट्राइसाइड, ग्लाइसरोल, विक्सेस और फॉस्फोलिपिड्स, इनमें तो सिमिलरिटी थी। ये ग्रुप बिल्कुल अलग थलग है। इससे पता चलता है कि ये हेटेरोजेनस ग्रुप का मतलब क्या है। तो टर्पेनॉइड्स उन लिपिड्स को कहा जाता है जो जिनका बिल्डिंग ब्लॉक या स्ट्रक्चरल यूनिट आइसोप्रीन यूनिट कहलाता है। आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। इस आइसोप्रीन यूनिट में C5H8 होता है और ये C5H8 इस तरह से लगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, ये पांचों कार्बन इस तरह से C5 हो गया, H8 लगा देंगे तो क्या होगा, ये H2। इस कार्बन की वैलेंसियां पूरी हो गई ना, 1 2 3 4, तो इधर क्या होना चाहिए, CH3 और इस कार्बन के साथ CH और इसके साथ CH2। 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8 हो गया ना। आइसोप्रीन यूनिट इसको कहते हैं। इस यूनिट से जो लिपिड्स की कैटेगरी बनती है उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, टर्पेनॉइड। इसी की एक टाइप स्टेरॉइड भी है, वो मैं बताता हूँ। पहले ये एक और अजीब बात यहाँ पर गौर करें। लिपिड की कंपोजिशन में हमने क्या कहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नजर आ रहा है? नहीं। ऑक्सीजन नहीं है तो फिर लिपिड में कैसे? असल में ये एक यूनिट से नहीं बनता है। इस यूनिट को इस तरह से भी दिखाते हैं। ये लाइनों की स्ट्रक्चर आप देखते हैं। अगर इस तरह से लाइनें लगी हों तो समझो ये आइसोप्रीन यूनिट है। ये आपस में मिलकर इन मोस्ट केसेस चेन बनाती है। चेन कैसे बनेंगे, एक यूनिट ये है, दूसरा आइसोप्रीन यूनिट ये है, हुआ ना, एक यूनिट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जब इस तरह से चेन बनाएंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा फर्क आना चाहिए। फर्क क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं होगा ये जुड़ेंगे नहीं। रिएक्शन होगा फिर जुड़ेंगे तो इसमें कुछ निकल जाएगा और बाज़ औक़ात यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट रिएक्शन O भी आ जाता है, तो O यहाँ फिर कम है। लिपिड का जनरल ट्रेंड ये है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन बहुत कम था ना। तो यहाँ भी इक्का दुक्का एक भी अगर O आ गया इन तीन चेन्स में से तो वो फिर लिपिड वाली कैटेगरी में आएगा। लिपिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे मिलती जुलती, इसलिए इनको टर्पेनॉइड्स को भी लिपिड ही समझा जाता है। लेकिन मैं दोबारा आपको 3 बातें अलग बताता हूँ। इसकी आम लिपिड से क्या फर्क था? सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। दूसरा, ये हेटेरोजेनस होने का सबब ये है। और तीसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी लिपिड जैसी ही, तो इसलिए इनको लिपिड्स कहा जाएगा। अब एक हो तो आइसोप्रीन यूनिट, 2 हो तो उसको मोनोपेप्टाइड, मोनोटर्पेनॉइड, और 4 हो तो डाई। यहाँ जरा तवज्जो करें, 2 से मिलकर एक यूनिट बनता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आइसोप्रीन यूनिट तो एक ही है, अकेले को तो आइसोप्रीन कहेंगे। जब 2 आइसोप्रीन आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे, मोनोटर्पेनॉइड। 4 मिलेंगे तो डाइटर्पेनॉइड, और अगर 6 मिलेंगे तो फिर ट्राइटर्पेनॉइड। अब इसकी मिसालें क्या है? इसमें याद रखना, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, ये डाइटर्पेनॉइड है। कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्लोरोफिल का आगे मॉलिक्यूल हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। क्लोरोफिल का आधा हिस्सा टर्पेनॉइड से बना है। क्लोरोफिल को सरसरी तौर पर देखें तो इस तरह से उसका एक पोरफायरिन रिंग कहते हैं, इस तरह से ये इसकी फाइटोल चेन है। इस फाइटोल चेन में 4 टर्पेनॉइड यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये इसमें पाया जाता है। इसी तरह विटामिन ई
सॉरी ए, विटामिन ए ये भी इसमें शामिल है। और इस तरह के कई, मसलन एक और नाम एम्बियन रबर को कहा जाता है। तो क्लोरोफिल, रबर और विटामिन ए ये सारे इस तरह के यूनिट से बने हैं। अलबत्ता उसके बीच में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन बहुत कम है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, और हाइड्रोजन तो अपने फार्मूले के हिसाब से मौजूद हैं, लिहाजा इनको लिपिड्स समझा जाए। ठीक हो गया। इसी टर्पेनॉइड या आइसोप्रेनॉइड यूनिट की एक और कैटेगरी है जिसको कहा जाता है स्टेरॉइड। ये नाम बड़ा सुना है, नहीं सुना तो सुन ले आज। स्टेरॉइड्स लिपिड्स की वो टाइप है जिससे हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट की हेल्थ का बड़ा अमल दखल है। जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल सर फहरिस्त है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, इस उम्र में शायद कम सुनेंगे। 40 उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल की कैलकुलेशन शुरू करते हैं लोग, क्योंकि ये फिर इफेक्ट करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन का लाजमी हिस्सा है, लेकिन अगर ये मिकदार में थोड़ा बढ़ गया ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो जाके खून की नालियों के अंदर जमने लगता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ नैरो हो जाती हैं। वहाँ से फिर ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब, हार्ट की बीमारियों का आगाज होता है। इसलिए बड़ा डरावना नाम है मेडिकल साइंस में कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और पता नहीं कितनी कैटेगरीज हैं। अब इसी आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ एक और ग्रोह की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम, और ये टर्पेनॉइड का ही गिरोह है, इसको क्या कहा जाता है? स्टेरॉइड। तो फिर इस स्टेरॉइड्स और टर्पेनॉइड्स में क्या फर्क है? स्टेरॉइड्स की खास बात यह है कि ये रिंग फॉर्म में है, यानी यही टर्पेनॉइड्स, सॉरी आइसोप्रेनॉइड यूनिट भी कहते हैं, आइसोप्रीन भी कहते हैं इसको। आइसोप्रीन यूनिट्स बहुत सारे आपस में इस तरह से मिल जाएं कि वो रिंग का एक फॉर्म आ जाए, और रिंग की जो फॉर्म है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में 5 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स हैं और 17 कार्बन हैं टोटल। मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब आइसोप्रीन यूनिट्स बहुत सारे आपस में इस तरह से मिल जाएं कि उससे रिंग्स का एक मजमुआ बन जाए, कई रिंग्स का, और उस रिंग के मजमुए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में कितने रिंग हैं? 5 रिंग्स हैं। कार्बन कितने हैं? 7। और उसके साथ कोई और फंक्शन ग्रुप भी जुड़ जाए तो फिर ये स्टेरॉइड्स बनता है। तो आम टर्पेनॉइड्स में रिंग नहीं था, स्टेरॉइड्स में रिंग है। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों आइसोप्रीन यूनिट से बने हैं। अच्छा, आइसोप्रीन यूनिट से बने हैं तो आइसोप्रीनॉइड्स क्यों नहीं कहा, टर्पेनॉइड क्यों कहा? क्योंकि इसका बहुत मशहूर मेंबर टर्पेंटाइन है। टर्पेंटाइन या तारपीन कहते हैं आमतौर पर। ये जो ऑयल पेंट लगाते हैं ना, रंग रोगन जिसको कहते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है, इसकी शाइनिंग लाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। अब जरा ये रिंग्स किस तरह से, रिंग किस तरह से बने सरसरी आपको बताता हूँ। फर्ज करिए ये किस तरह से है। एक आइसोप्रीन यूनिट को उल्टा कर दें हम, तो ये इस तरह से बन जाएगी, तो रिंग की शेप आती है ना। अब इसी तरह का जो न्यूक्लियस है उसका जरा गौर करें, न्यूक्लियस कैसे बनता है। एक रिंग, दूसरा रिंग जी। स्टेरॉइड्स एक्वस सॉल्यूशन तो भी कहेंगे, ये पानी में तो हल नहीं होते ना, ये होंगे लिक्विड फॉर्म। जी जी लेकिन ट्रांसपोर्ट तो होता है ना से वाटर की। जी जी ट्रांसपोर्ट तो होगा। ये हो गए कार्बन 1, यहाँ से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, एक ज़्यादा भी रख दिया मैंने। असल में मैं दोबारा बताता हूँ, सॉरी, इसमें 4 रिंग्स हैं, मैंने 5 कहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। 4 रिंग्स कर लो, इसमें से जो 5वां है, ये चौथा रिंग है, ये इस तरह से 5 कार्बन का है। तो 14 के बाद ये 15, ये 16 और ये 17। तो यहाँ भी
बेसिकली ऑक्सीजन शामिल नहीं है, लेकिन इनमें से किसी के पास यहाँ पर OH है, किसी और के पास यहाँ OH है और किसी और के पास यहाँ OH है। इस OH के अटैचमेंट की पोजीशन के लिहाज से इनके नाम है। तो इसमें जो सबसे मशहूर क्या बताया था आपको, कोलेस्ट्रोल। और विटामिन ए और कोलेस्ट्रोल तकरीबन एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, क्योंकि विटामिन ए में भी कार्बन की तादाद इतनी है। अगर रिंग में आ जाए तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, चेन बन जाए तो विटामिन ए बन जाता है। ये कन्वर्टेबल है। और जी ये चीज हमारी बॉडी में हो सकता है अगर हम ज्यादा विटामिन ए लें। जी 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 विटामिन ए और कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं और इसीलिए हमारे जिस्म में ये हो सकते हैं। बल्कि कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको एक इस्तेमाल बताया ना, सेल मेम्ब्रेन में है तो अंदर जाके वो कन्वर्ट होकर विटामिन ए भी बन सकता है। विटामिन ए की कसरत से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हर चीज़ की हद मुकर्रर की गई ना, आपको इतना खाना है इतना नहीं खाना। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जिनको हम टर्पेनॉइड्स या स्टेरॉइड्स कह रहे थे, ये जितने लिपिड्स हमने इससे पहले डिस्कस किए उन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? मसलन इसमें कार्बन तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है। पानी में ये भी सॉल्युबल नहीं है, वो भी सॉल्युबल है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये भी सॉल्युबल है, वो भी सॉल्युबल है। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं इसलिए इनको इकट्ठा करते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड के बाद एक और ग्रोह आता है, ये इन सभी मुख्तलिफ है। उनको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या कहते हैं उनको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये सिर्फ एक फैटी एसिड से बने हैं। एक फैटी एसिड है जिसको अराकिडोनिक एसिड कहते हैं, अराकिडोनिक एसिड। और इसका पहले तो नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका? अराकिडोनिक एसिड। और दूसरी बात यह है कि इसमें 20 कार्बन है। फैटी एसिड से कुछ याद आया? फैटी एसिड इस तरह से था ना, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H और इस तरफ R। अब R की जगह यहाँ कितने हैं? 20 कार्बन। तो एक कार्बन तो ये आ गया, तो यहाँ पर 19 कार्बन और लगा देना। इस तरह से कार्बन की चेन है। और इन कार्बनों के साथ क्या मौजूद था? सिर्फ हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन होता है, वो एक स्मेल होता है, यहाँ पर कुछ होता है। तो अराकिडोनिक एसिड is derived or it is actually a type of fatty acid that contains 20 carbons. एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाकी कार्बन की चेन है। और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं लोकल हार्मोन। तवज्जो करना बेटा, लोकल हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन किसे कहते हैं पहले ये समझ में आएगा, तो फिर लोकल और नॉन लोकल का मतलब समझ में आएगा ना। हार्मोन क्या है जी? a chemical messenger that is secreted from endocrine glands, transported by the blood, act on their targets। और टारगेट में एक्ट क्या कर रहा था? या उसको स्टार्ट कर रहा था या उसको स्टॉप कर रहा था। इसको लोकल हार्मोन इसलिए कहते हैं कि ये ना तो एंडोक्राइन से सिक्रीट होता है, ना ये खून में ट्रेवल करता है, ये सेल मेम्ब्रेन में अमूमन जुड़ा रहता है, लेकिन मैसेंजरिंग करता है, पैगाम रसानी करता है। इसकी मिसाल बताता हूँ। मैसेंजर एक तो डाकिया है, आपको मुख्तलिफ शहरों से खबरें ला के आपको डाक के जरिए देता है, तो मैसेंजर है। दूसरा मैसेंजर घर का चौकीदार भी हो सकता है, दरवाजे पे बैठा हुआ है, बाहर कोई आया, अंदर आके इतला दिया कि हाँ आया है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्या करूँ, या बकरियाँ आई हैं, बाहर भगाऊँ या अंदर आने में, इस तरह की खबरें ला सकता है ना। जो लोकल खबरें लाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Prostaglandins are local hormones. They remain attached with cell membrane and they never travel. ये सफर नहीं करते। एक तो ये बात याद रखें। दूसरा, काम क्या करते हैं ये? तो काम कोई एक नहीं है। Their function depends on the location. लोकेशन से मुराद किस टिश्यू में? हमारे जिस्म में कई टिश्यू है ना, 9th में पढ़ा होगा आपने, ये भी एक बड़ा इशू है। 9th में जब होते हैं तो बोलते हैं आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में आपने वहाँ पढ़ा होगा। कंफर्म कोई नहीं करता, ना बताना चाहता है। बहरहाल मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ, एनिमल टिश्यूज
बुनियादी तौर पर 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और हाँ कौन सा मेरिस्टेमेटिक प्लांट चलो बस नहीं वो मस्कुलर और नर्वस 4 थे। सुने बेटा सुने, एनिमल टिश्यूज की बुनियादी तौर पर 4 अक्ष, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज की 3 अक़साम, नर्वस टिश्यूज की 3 अक़साम, उसको एक ही समझा जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू की भी 3 अक़साम है, एपिथेलियल टिश्यूज की 5 अक़साम। तो ये जिस टिश्यू में होंगे वहां इसका काम अलग होगा। कैसे? बाज़ औक़ात अपोजिट भी होगा। इन सम केसेस दे रेज द ब्लड प्रेशर, इन अदर पार्ट्स दे रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। यानी इनका काम कहीं पर ब्लड प्रेशर को हाई कराना है, कहीं पर ब्लड प्रेशर को कम करना है, कहीं पर कोई काम, कहीं पर कोई काम। तो देयर फंक्शंस वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ये कहें तो आसान है। तो कोई एक काम नहीं है, हर सेल में इनका काम अलग है। बहरहाल काम क्या है? मैसेजिंग करना, मैसेज लाना या मैसेज को सेल तक फैलाना, इनकी ड्यूटी या टिश्यूज तक फैलाना। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि लिपिड्स को हेटेरोजेनस ग्रुप क्यों कहा। मैं दोबारा एक सरसरी लुक आपसे कहूँ, लिपिड की जो हमने अक़साम पढ़ी उसमें है असाइल ग्लाइसरोल्स, वेक्सेस, फास्फोलिपिड्स। इन तीनों में हम आएंगे थी, मामूली फ़र्क के साथ इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। टर्पेनॉइड्स बिल्कुल एक अलग कैटेगरी थी और प्रोस्टाग्लैंडिन इससे भी बिल्कुल अलग कैटेगरी थी। प्रोस्टाग्लैंडिन में सिर्फ 2 ऑक्सीजन, सिर्फ 2। अच्छा, टर्पेनॉइड की फिर 2 अक़साम थी। इसमें से जो रिंग फॉर्म में हो उनको स्टेरॉइड्स कहा, जो चेन फॉर्म में है उनको टर्पेनॉइड्स कहा। ठीक हो गया? रिंग फॉर्म में जो आए वहां शर्त थी कि उनका जो बुनियादी ढांचा है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें 4 रिंग्स थे। 4 रिंग में से 3 रिंग्स 6 कॉर्नर वाले, 1 रिंग 5 कॉर्नर। और इधर फंक्शन ग्रुप OH की अटैचमेंट के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज बनती थी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब देखते हैं ओवरऑल लिपिड्स के फंक्शंस क्या है। प्रोटीन की तरफ बहुत सारे फंक्शंस नहीं है लिपिड्स के, लिमिटेड हैं। एक आइसोप्रीन यूनिट दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से कैसे जुड़ेगा? हाँ, ये बहुत मुश्किल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कार्बन के साथ अगर कहीं H लगा हो तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इनमें तो जब डबल बॉन्ड है ना जहाँ पर, उधर अटैचमेंट होगी। जैसे अभी आपको यूं बताया था ना मैंने, सर रिएक्शन होने के बाद भी इनमें O शामिल नहीं हो सकता? बाद में शामिल होगा, पहले नहीं होगा। तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड जहाँ है तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन हो सकता है। H2 तो अपनी जगह है ना, ये H भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये H भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये इधर से छोड़ के इधर आएगा, यहाँ से कोई चीज़ जुड़ सकती है। इसी तरह इसके साथ भी CH2 था ना, एक H ये था, एक H ये था, तो ये H रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ से अलग होने वाला ये डबल बॉन्ड रिएक्शन। तो इसके भी ये 2 एंड्स रिएक्टिव हैं, ये एंड रिएक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ CH3। ठीक हो गया? तो आप अच्छी तरह से, थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिलाया, वरना ये अहम पॉइंट मिस हो जाता कि आइसोप्रीन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो रिएक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करेगा और इससे फिर सिंगल बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे और फिर रेशो में भी फर्क आएगा। रेशो में फर्क कैसे आएगा? दूसरे का भी डबल बॉन्ड बन गया थे, रेशो तो हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ जो अरेंजमेंट है उसमें फर्क आया। फिर जो रेशो में फर्क आने की एक और वजह है, बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे H के साथ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था कि ऑक्सीजन आगे कार्बन नंबर 1 या 2 से पेनिट्रेट कार्बन तक जा रहा था ना, और उसका OH इधर आ रहा था, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, इससे फिर रेशो में फर्क आए। अच्छा, लिपिड्स के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है लिपिड्स का, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल कहते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? ये सेल की तामीर में हिस्सा है। कैसे? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर इसी से बनती थी ना,
और बाई लेयर में प्रोटीन जुड़े हुए हैं। अगरचे लिपिड्स इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन 20 to 40% लिपिड्स थे सेल मेम्ब्रेन में। तवज्जो करें बेटा, जब सेल में लिपिड मौजूद है तो सेल से टिश्यू बनते हैं, वहाँ भी लिपिड है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, वहाँ भी लिपिड है। ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है डायरेक्ट, तो वो भी लिपिड्स रखता है। इसलिए ये स्ट्रक्चरल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा काम है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन किसे कहते हैं? लिपिड्स मूवमेंट को आसान बनाते हैं। स्लिपरी है, मशीनों में तेल डालते हैं ना, तो हमारे जिस्म में भी मशीनें हैं ना, हड्डियां घूमती हैं, उनकी हरकत को, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये काम है। इसी तरह ये इंसुलेशन का काम करते हैं। लिपिड्स हीट को ज़ाया होने नहीं देते बॉडी से। यही वजह है कि जो नेचुरल एनिमल्स हैं, नेचर में रहने वाले, आप जरा कभी गौर किया है, सर्दियाँ क्या सिर्फ इंसानों के लिए आती हैं? और इंसान इतना सर्दियों का एहतमाम करता है, ठंड के रातों में हम लकड़ियाँ जमा करते हैं। किसी जानवर को लकड़ियाँ जमा करते हुए देखा? वो चर्बी जमा करते हैं। आज जो वाइल्ड में रहने वाले जानवर हैं उनको देखें तो बहुत मोटे हुए और बाहर के आने तक कमजोर हो चुके होंगे। मोटे क्यों हुए? जिल्द के नीचे चर्बी की तह जमी। तो ये हीट इंसुलेटर है लिपिड्स। और इसके अलावा इनका कह सकते हैं आप, ये लाइटर लो डेंसिटी रखते हैं। पानी के मुकाबले में इसकी डेंसिटी लो होने की वजह से ये हमेशा सतह पे तैरेंगे, पानी में हल नहीं होंगे। इससे भी स्ट्रक्चरल रोल बनने में बड़ा किरदार है। तो ये 4-5 जो फंक्शंस थे लिपिड्स के, वो जो मुझे याद आया बता दिया। आप वो रीडिंग करें और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए काफ़ी होता है।